नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे और इतिहास के कुछ एक टॉपिक के बारे में विशेषकर जानकारी देंगे और ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको हम इतिहास की जानकारी देंगे। इतिहास एक्चुअली में है क्या, इतिहास को पढ़ना कैसे चाहिए और इतिहास में एग्जाम के दृष्टि से कहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे विषयों के बारे में, इन सारे टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले इतिहास है क्या। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो हमारी पूर्व में घट चुकी घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। अब कैसी घटनाएं कि इतिहास में जो पिछली सारी घटनाएं घटकर आ चुकी है हमारे सामने, वो क्या सब इतिहास है? नहीं, वो सारी इतिहास नहीं है। इतिहास के अंदर वही घटनाएं आएंगी जो विशेष कुछ कर चुकी है या जिनके बारे में हमें विशेष कुछ जानने को मिलता है। इसी के साथ कहेंगे, हम कह सकते हैं तो इतिहास बीती घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है? इतिहास बीती घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें कुछ राजनैतिक, ऐतिहासिक और अनेक चीजें अपने में लेते हुए चलता है और दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ता है। वही हमें इतिहास कहलाता है। अगर भारतीय इतिहास की बात करें, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। एक है हमारा प्राचीन इतिहास, जिसके बारे में प्राचीन इतिहास में हमें जानकारी मिलती है कि पूर्व में क्या हुआ था। हम आदि मानव जो है, आदि मानव कैसे यहाँ जमीन पर उसने सभ्यता स्टार्ट की और कैसे आया, उसका रहन सहन, अनेक चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वही प्राचीन काल से लेकर हमें जो कुछ समय तक मिलता है उसी को हम प्राचीन काल कहते हैं। इसके बाद अध्ययन की दृष्टि से देखें तो मध्यकालीन इतिहास, और फिर देखने को मिलता है अगला पार्ट हमें आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास। अब स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राचीन इतिहास कब से कब तक चला था ये पूछा जाता है और उनकी ये डिमांड रहती है। और मध्यकालीन को हम कब से कब बताएंगे, कब से कब तक, कौन से पीरियड में इसको रखा जाता है, और आधुनिक कब से स्टार्ट होता है। तो बात करेंगे पहले प्राचीन भारत की बात, तो पूर्व से लेकर लगभग या कहें कि जब से आदमी की उत्पत्ति मानी जाती है, लगभग 25 लाख, अगर अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर जो हम यहां पर हमें दिखता है 700 ईस्वी तक का, इस पीरियड को हम, जो एक बहुत लंबा पीरियड है, प्राचीन काल कहते हैं, जहां पर हमें अनेक चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं। और इसके बाद जो लगभग 700 ईस्वी के बाद और 700 ईस्वी से लेकर हमें जो देखने को मिलता है 1600 ईस्वी तक, 700
700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक जो देखने को मिलता है हमें, वो भारतीय इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे थे 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है वो मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है अध्ययन की दृष्टि से। और 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी से लेकर और आज तक वर्तमान तक जो भी हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास में हम अध्ययन करेंगे उनका, उसे हम आधुनिक भारत कहेंगे। अब आज हम बात करेंगे, आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली यहां पर एक टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो हम यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आएगी। अगर बात करें तो प्राचीन, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, इसके जो स्रोत हैं या इसके साक्ष्य, ये चीजें जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में। और अगर बात करें अध्ययन की दृष्टि से स्रोत से पहले कि प्राचीन इतिहास जो इतना लंबा है, इसको अध्ययन की दृष्टि से कुछ कालखंडों में बांट दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से कालखंड है। 3 कालखंडों में जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे प्राचीन, उसको कहा गया है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल लगभग जिसमें मानव तो था लेकिन मानव सभ्य नहीं था, तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया, या इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। अब पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल किसको कहेंगे, या जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो काल कौन सा है, क्यों इसको यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अगर बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, तो ऐसा काल जिसमें मानव तो था लेकिन मानव का विकास नहीं हुआ था, या मानव था लेकिन उतना सभ्य नहीं था। और दूसरी बात कह रहे तो आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर बात करें तो अगला जो पार्ट है हमारा ऐतिहासिक काल। अब बेसिकली हम बात करें कि आद्य प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय हमें दिखता है चलन में, प्रचलन में था मानव के, उन्होंने पत्थरों का उपयोग ज्यादा किया था, इसलिए कि पत्थरों का ज्यादा उपयोग होने के कारण इसको पाषाण काल ही कहा गया है। इसका नाम ही पत्थरों की वजह से पाषाण रख दिया गया।
अब यहाँ पर पाषाण काल में हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो केवल पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल जो है केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। यहाँ पर केवल हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हुए। अगर स्रोतों की बात करें तो कोई भी इतिहास जो है हम अध्ययन करते हैं स्रोतों के आधार पर ही। और स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो क्या है आपका पुरातात्विक स्रोत। अगर स्रोतों की बात करें हम, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। इन स्रोतों के माध्यम से ही हम किसी भी इतिहास का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि तब उस समय तत्काल में या कालांतर में वहां की व्यवस्थाएं कैसी थी, वहां का धर्म कैसा था, रहन सहन कैसा था। ये स्रोत के माध्यम से इसका हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं हम, यहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हुए हैं और यहाँ पर जो साहित्यिक साक्ष्य है वो हमें नहीं मिले हैं। इसलिए इस काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर साधारण सी भाषा में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमें केवल वहां के बारे में वहां के पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलता है, ना कि साहित्यिक स्रोतों से। क्लियर है इतना? आगे बढ़े हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर जो साक्ष्य है, हमें यहां पर जो स्रोत हैं पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों मिले हुए हैं। पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत दोनों स्रोत यहां पर अवेलेबल है, लेकिन यहां पर पुरातात्विक स्रोत के अलावा जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। जैसे जो हमें हड़प्पा काल में स्रोत मिले हुए हैं वो साहित्यिक स्रोत अभी तक पढ़े नहीं गए। इसलिए इस काल को ही, जो इस काल में आद्य ऐतिहासिक काल में जिसमें पुरातात्विक स्रोत के अलावा साहित्यिक स्रोत मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़े नहीं गए हैं। अब पढ़े नहीं गए तो साहित्यिक स्रोतों में क्या लिखा हुआ है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसलिए जो हड़प्पा काल है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि हम मानव धीरे धीरे सभ्य हो चुका है, रहन सहन सब कुछ उसका अच्छा है, लेकिन वो जो रहने के हमें साक्ष्य मिले हुए हैं वो साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं। इसलिए यहां पर हम हड़प्पा काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल से कहेंगे तो ऐतिहासिक काल का मतलब है यहां पर भी जो साक्ष्य मिले हमें पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले हुए हैं और दोनों साक्ष्यों को यहां पर पढ़ लिया गया है। वैदिक पीरियड के बाद जो एंशियन हिस्ट्री में, भारतीय प्राचीन इतिहास में वैदिक पीरियड चलता है, जो हम बताते हैं कि हड़प्पा से पहले, जब हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी उससे पहले जो वैदिक पीरियड चला करता था, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता ही वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी में हड़प्पा की खोज हुई तो हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यता निकलकर सामने आई। तो यहां पर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिले हुए हैं और दोनों स्रोतों को पढ़ा गया है। साहित्यिक स्रोत भी पढ़े गए हैं और जो पुरातात्विक है वो भी पढ़े गए हैं। तो इसलिए जो ऐतिहासिक काल वैदिक से लेकर जो वर्तमान तक चल रहा है वो पूरा का पूरा ऐतिहासिक पीरियड है, जिसमें हमें घटनाओं के बारे में या जो अन्य चीजें हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी हमें मिलती है।
तो इतना क्लियर है आप लोगों का। तो अगर बात करें यहाँ पर आज हम कि ऐतिहासिक पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, आज हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो हमें लगभग स्रोत मिल रहे हैं वो स्रोत हमने पढ़े थे दो प्रकार के हैं। स्रोत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के मिले हुए। एक तरफ क्या है? पुरातात्विक स्रोत, और दूसरी तरफ क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब यहां पर देखते हैं हमें कौन कौन से और कहां कहां से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, तो कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है तो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है, इन स्रोतों की बात हम करते हैं। जैसे अगर बात करें तो ये प्राक ऐतिहासिक न कहकर पूरा इतिहास जो हमें पढ़ रहे हैं उन सारे स्रोतों की यहाँ पर बात करते हैं। पूरे जो हम बात करेंगे इतिहास के स्रोतों की बात, जहां से जो स्रोत से हमें लगभग दिखने को मिलता है। इतिहास के स्रोत, जैसे पढ़ा था दो प्रकार के स्रोत है। एक क्या है? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जो भी पुरातत्वविद द्वारा उत्खनन में हमें प्राप्त होता है वह पुरातात्विक स्रोत है। तो पहले स्रोत कहां से मिले हमें? उत्खनन से। और उत्खनन के बाद अनेक चीजें और जगहों से भी हमें मिलती है, जैसे अभिलेख। जो अभिलेख है हमारे वो भी पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। इसी के साथ जो अगले जो हमारे पुरातात्विक स्रोत में आएंगे वो आपके आएंगे, जैसे भवन बनाए गए उस समय के या स्मारक बनाए गए, वो पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। स्मारक व भवन। इसी के साथ ही जो अगले आएंगे हमारे मुद्राएं, ये जो है पुरातात्विक स्रोत है। अगर यहाँ पर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो हम सबसे पहले जो प्राचीन काल में विदेशी लोग आए थे उनकी विदेशी लेख, विदेशी लेख जो हमें दिखते हैं हाइयान या जो इंडिका है मेगास्थनीज की, उनके माध्यम से हमें ये स्रोत मिलते कि प्राचीन काल में भारत में ऐसी सभ्यताएं थी, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ उस समय के जो हमें मिलते हैं हमारे ग्रंथ जो हैं, जैसे उपनिषदों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसी के अलावा बौद्ध व जैन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथों से इस चीज की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक ऐसे हमें जो साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें उस टाइम के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये तो हुए स्रोत, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर हम यहाँ पर इतिहास का अध्ययन करते हैं। इन स्रोतों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है,
तो लगभग मौर्य की जानकारी अधिकतर हमें या तो मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, विदेशी विवरण से, या किससे मिलती है, या बौद्ध जैन जो ग्रंथ थे उस समय के उनसे प्राप्त होती है। तो इसलिए कहेंगे कि हम जो इतिहास में हमें जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं, उसके कुछ ना कुछ स्रोत हैं। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको आज समझ में आई होगी। कल हम इससे आगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में प्रॉपरली हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।